सरबराह हैं, मुतहर्रिक सियासी रहनुमा हैं और मुतहर्रिक समाजी रहनुमा भी हैं और डिस्ट्रिक्ट दादू में बहुत ज़्यादा फाल हैसियत से काम कर रही हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सायरा आबिद लाशारी, वो नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम की डायरेक्टर हैं। नवाब शाह से उनका ताल्लुक है और वो खुसूसन हमें उन अफराद के बारे में बताएंगी जिनको किसी ना किसी जिस्मानी कमी का सामना है, व्हील चेयर यूजर्स हैं, और इसके अलावा जिनको सुनने देखने में और बाकी किसी किस्म की जिस्मानी कमी का सामना है। वो उस हवाले से बताएंगी कि जो अफराद बाहम माजूरी हैं उनके हवाले से क्या हमारी जो तैयारियां होती हैं ऐसी कुदरती आफात से निपटने के लिए, उसमें क्या वो पॉलिसी लेवल के ऊपर या कम्युनिटी लेवल के ऊपर की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा होते हैं कि नहीं। और हमारी तीसरी जो खातून हैं जो जिनका आई थिंक मैंने नबीला का डिस्कनेक्ट हो गया, वो 1 मिनट आ जाती है, ठीक है। जी जी। मैंने नबीला माइक ऑन कर लें अपना प्लीज। जी कर लिया जी। सॉरी, ये दरमियान में कुछ इंटरनेट की वजह से राब्ता मुनक़ता हो गया। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारा जो आज का वेबिनार है उसमें हम जो हालिया बारिशें हैं उनके हवाले से बात करेंगे, सुबह सिंध के की सूरत हाल के हवाले से। और उसमें हमारे पास 3 हमारी रहनुमा ख़वातीन हैं। अज़रा मेमन साहिबा जो नारी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह हैं, और सायरा आबिद लाशारी वो नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम की डायरेक्टर हैं। नवाब शाह से उनका ताल्लुक है। और तीसरी खातून है नाहिद अबड़ो, जो कि सदर वीमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन बदीन है। तो मेरा हम आज का जो वेबिनार है वो हमारी उसका नंबर है 81वां। हमारी नशिस्त जो है वेबिनार की 81वीं है और 81। और इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो SDGs हैं, हमारे जो समाजी तरक्की के अहदाफ हैं, उसके हवाले से ये जो इस तरह के डिजास्टर आते हैं उनका हमारा जो SDG नंबर 3 है और 5 है और 13 है, उनसे बहुत ज्यादा उनके साथ उनका ताल्लुक है। वैसे तो आजकल ये है कि जो SDG 1 और 2 हैं उसके साथ भी ये जो सैलाब का आना है उसका ताल्लुक है, क्योंकि सैलाब के आने से कम्युनिटीज जो हैं अगर उनमें रेजिलिएंट जो सेटअप हैं वो अगर हमने नहीं कायम किए या नहीं बनाए तो वहां पर भूख में भी इजाफा होने का खतरा होता है। तो हमारा जो इस हवाले से जो SDG है 3 नंबर, वो है अच्छी सेहत और फलाह। और 5वां SDG है सिंफी मसावात को मुमकिन बनाना। और 13 नंबर का जो हमारा SDG है उसका ताल्लुक है माहौलियाती तब्दीलियों से। तो और पहले नंबर का जो हमारा SDG है वो है गुर्बत का खात्मा। और जो 2 नंबर यानी कि दूसरे नंबर पर जो SDG है वो है भूख का खात्मा। ये हमारा जो आज का हमारा मौजू है इससे इनका बराह रास्त ताल्लुक है। इसके अलावा और भी हमारे जो SDGs हैं, जैसे 11 नंबर है पायदार शहर और आबादियां, डेफिनेटली वो भी
اس سے متاثر ہوتے ہیں. مائگریشن ہوتی ہے بہت زیادہ جب اس طرح کی آفتیں آتی ہیں, اور اگر ہمارے مقامی جو نظام ہیں وہ اگر اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مینج کیا جائے, تو بے شمار جو ہے تبدیلیاں مقامی سطح پر رونما ہوتی ہیں. جیسے مقاصد کے حصول کے لیے شراکتیں ہیں, ایک ہمارا SDG یعنی کہ نیٹ ورکنگ کرنا, 17 نمبر کا جو ہمارا SDG ہے, تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج کی نشست میں کہ کیا کمیونٹی سطح پر ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں اور جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں, کیا ان کی بھی صلاحیتیں پہلے سے بڑی ہیں کہ وہ ایسے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اس کو مینج کر سکیں. تو آج کی جو ہماری نشست ہے, اس کا جو بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہماری رہنما خواتین ہیں ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو SDGs ہیں, جو اس طرح کی صورتحال ہے فلڈ سے متعلقہ, اس کو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, یہ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ منسلک ہیں. تو ماحولیاتی تبدیلی یہی ہے کہ جو ہمارے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیٹ ویوز آتی ہیں, پہلے سے زیادہ قحط کا اندیشہ ہوتا ہے, جو سمندر کے لیول ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ہمارا جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ایریا جو ہے اس پر گلیشیئرز ہیں. تو جب یہ ٹمپریچر بڑھتا ہے تو گلیشیئرز جو ہیں وہ زیادہ تیزی کے ساتھ میلٹ ہوتے ہیں, اور اس میں جو حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے وقتوں کی نسبت ابھی جو گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار ہے وہ زیادہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آفتیں آتی ہیں اور اگر ہماری کمیونٹیز ریزیلینٹ نہیں ہیں یا ان کے جو میکنزم ہیں وہ ریزیلینٹ نہیں ہیں, تو صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہیٹ ویو سے ہماری کراپس, فصلیں, جانور سب متاثر ہوتے ہیں. جو سمندر کا لیول ہے, جو سطح ہے پانی کی, وہ بڑھتی ہے. اس کی وجہ سے بے شمار کمیونٹیز اور جو ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ ایٹ رسک ہو جاتا ہے. جو ہماری فصلیں ہیں ان میں کمی پیدا ہوتی ہے. جو بے پناہ صحت کے ساتھ خطرات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. مائگریشن بڑھ جاتی ہے, اور اسی طرح جو کئی ہماری بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ایٹ رسک ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے عذرا میمن بتائیں گی, اور میں سب سے پہلے جو عذرا میمن ہیں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ بتائیں کہ سیلاب کے حوالے سے اور جو ابھی حالیہ بارشیں ہیں اس کے حوالے سے وہاں پہ ان کے ارد گرد اور جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اور یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بڑے سیلاب بھی آئے ہیں, میگا سیلاب بھی آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے بہت متاثر ہوئے ہیں. تو عذرا آپ بتائیے پلیز, اور آپ 10 سے 15 منٹ تک ہمیں اس کے حوالے سے جو آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ ضرور بتائیں. اور یہ جو سوال ہے کہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ اور ہمارے جیسے جو ادارے ہیں وہ اور حکومت کے حوالے سے کیا ہماری صلاحیتیں بڑی ہیں کہ ہم ایسے جو موسمیاتی تبدیلی سے جڑے ہوئے خطرات ہیں ان سے نمٹ سکیں. جی عذرا. تھینک یو نبیلہ اور پودا پاکستان کی ٹیم, جنہوں نے ہمیں اپنے ایریا کے حوالے سے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں. جیسے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ سندھ کے اوورآل میں سندھ کی بات کروں گی اور اپنے ڈسٹرکٹ دادو کی بات کروں گی, کیونکہ جو میری عمر میں ابھی میری 40 سال میں چل رہی ہوں, تو میری ایکسپیرینس میں 4 سے 5 فلڈ آئے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے، جب میں بچی تھی میری 12 سے 13 سال عمر تھی تو 1995 میں ایک فلڈ آیا تھا یہاں سے خوزدار سے بلوچستان سے. میں دادو کی بات کرتی جاؤں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ دادو ہے وہ جغرافیکل ایسا ہے جیسے کہ ہمیں جو ایک کچا ملتا ہے اور ایک کاچا ہوتا ہے اور ایک پکا ایریا ہوتا ہے. یہ 3 ایریا ڈسٹرکٹ دادو میں آتے ہیں. تو ہمیں جو فلڈ 2 طریقوں سے یہاں پہ ڈسٹرکٹ دادو میں آتا ہے، جس کے دادو کے 4 تحصیل ہیں: میہڑ، خیرپور ناتھن شاہ، دادو اور جوہی. اور ان میں جو موسٹ جو افیکٹڈ تحصیل ہوتے ہیں وہ ایک خیرپور ناتھن شاہ ہوتا ہے، میہڑ ہوتا ہے اور جوہی ہوتا ہے. پر زیادہ تر جو موسٹ افیکٹڈ ہے لاسٹ میں جوہی تحصیل آتا ہے جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ فلڈ آتا ہے. پھر یہاں سے چھوڑ کر کے منچھڑ جھیل ہے جو پوری ایشیا کی بڑی میں بڑی جھیل ہے، وہاں سے پھر پانی جو ہے دریائے سندھ میں جاتا ہے. تو ابھی 1995 کی میں بات کروں گی، تب میں بچی تھی. اس ٹائم کا فلڈ یہاں سے جو گلیشیر سے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں سے خوزدار سے بلوچستان سے پانی آیا تھا. پھر سارا ہماری جو تحصیل ہے دادو ہے وہ سارا کو آیا اور لے کے گیا. اس ٹائم پہ موبائل فون سسٹم نہیں تھے، اتنی سہولیات نہیں تھی، اور نہ ہی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتنے سسٹم تھے. تو بہت جانی بھی نقصان ہوا تھا، مالی بھی نقصان ہوا تھا. اس ٹائم ہم بچیاں تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فلڈ کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے. پھر اس ٹائم میں ہم جیسے نا خوف میں رہتے ہیں، بڑے جو ہیں ہمارے وہ خوف میں رہتے، کافی اس میں مائگریشن بھی ہو گئی. تو اسی وہ پہلا فلڈ تھا 1995 میں جو میری یادگری میں پہلا فلڈ آیا تھا. تبھی اس ٹائم میں بچی تھی. ابھی جو 2007 میں دوسرا فلڈ آیا تھا یہاں پہ کاچو سے آیا تھا، وہ بھی ہماری جو جوہی کی 6 یونین کاؤنسل ہیں ان کو ہٹ کیا تھا اور ساری یونین کاؤنسل وہ ختم ہو گئی تھی. تو یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ دادو کی میں بات کرتی جاؤں تو یہاں پہ میں نے بتایا کہ 2 طریقے سے فلڈ آتا ہے، ایک ریورائن فلڈ ہوتا ہے، ایک فلش فلڈ ہوتا ہے. اور 2007 میں فلڈ آیا وہ بھی فلش فلڈ آیا. یہاں سے جو نئی کا پانی آتا ہے وہ اس نے مطلب نقصان دیا. اس میں کچھ علاقہ تھا ایک پاکٹ میں آیا اور پانی جو ہے وہ منچر میں چلا گیا. پھر 2010 میں فلڈ آیا تھا، وہ سندھو دریا سے فلڈ آیا تھا جو میگا فلڈ تھا. اس ٹائم میں ہماری جو آرگنائزیشن تھی 2009 میں ہم نے وہ اسٹیبلش کی تھی. پھر ہم نے کام کیا مختلف UN ایجنسیز کے ساتھ. UN اوچھا تھی، اس میں ہم بورڈز میں آتے تھے اور اپنے علاقے میں کام کرتے تھے. 2010 سے 14 تک جو ہیں لوگوں کی تھوڑی بہت جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن ہوئی اور مطلب تھوڑا بہت وہ ان کا جو ہے وہ ہو گئے اپنا پیروں پہ وہ کھڑے ہو گئے. پھر جو یہاں پہ فلڈ آیا 20 میں نے بتایا 20 میں فلڈ آیا تھا، وہ بھی کاچو سے آیا تھا، فلش فلڈ آیا تھا جس میں ہماری 6 یونین کاؤنسل وہ متاثر ہوئی. اس میں زیادہ تر جو ہے ہمارا ایگریکلچر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. اس میں ہماری جو مطلب 6 یونین کاؤنسل کی جو 150 تک گاؤں تھے وہ افیکٹ ہوئے تھے. پھر ہمارے یہاں جو 2022 میں فلڈ آیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بلوچستان سے خوزدار سے فلڈ آیا جس میں ہماری تحصیل میہڑ، کینشا اور جوہی کو ہٹ کیا تھا. اس میں ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ فلی طور پہ افیکٹ ہوئی تھی. جو زیادہ بارشیں ہوئی تھی، زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس ٹائم اتنا PDM کی طرف سے یا DDM کی طرف، PDM کی طرف سے تو یہ الرٹ کیا گیا تھا کہ بھئی بارشیں ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ بارشیں ہوں گی، آپ اپنے جو اقتدامات ہیں وہ لے لیں. لیکن ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بارشیں ہوں گی اور اتنا نقصانات ہوں گے. تو کچھ دنوں میں
अब बारिशें जो ज्यादा हद से ज्यादा हो गई तो उसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये हाई अलर्ट कर दिया गया कि अभी बारिश फ्लड आने वाला है, अभी अपनी जो है तैयारियां करें, अब निकलें। तो उस टाइम में जाहिर सी बात है, आप देखें तो थोड़े टाइम में क्या जो लोग हैं वो अपने क्या जो है सामान है वो भी नहीं उठा सकते, और कुछ बस इसी सिचुएशन में थे कि इंतजार कर रहे थे कि फ्लड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी उसमें क्लियर नहीं थी। ये मैं 2022 की बात करी तो उसमें हमारे जो मेहड़ और केन शाह होम टाउन जो है वो भी, मतलब केन शाह जो सिटी है वो भी पानी के अंदर आ गया, और उनकी जो पूरा तहसील है वो सारा जो है वो मतलब मुतासिर हो गया। अब आते हैं फिर केन शाह से गुजर के फिर हमारे जोही की तरफ पानी आया। उसमें हमारी जोही की जो है 8 यूनियन काउंसिल से वो तो मुकम्मल पानी 8 से 6 यूनियन काउंसिल, सॉरी 3 यूनियन काउंसिल जो है वो पानी के अंदर आ गई थी। बाकी जो 4 यूनियन काउंसिल है वो काछो एरिया की थी, वो मैंने बताया कि वो फ्लश पहले से ही जो बलूचिस्तान से पानी आता है फ्लश फ्लड के अंदर वो खत्म हो गए थे, उनके रास्ते खत्म हो गए थे, उनका जो डिस्कनेक्ट हो गए थे हम जो ही तहसील से। अभी हमारे जो 3 यूनियन काउंसिल है वो दादू से मतलब कनेक्टेड है, वो फिर वो पानी जो आया केन शाह से वो दादू की तरफ, वो और जो ही पीर मशाइक और कमाल खान, ये 3 यूनियन काउंसिल थी, उस तरफ पानी आया। तो उसमें हमारे जो सिर्फ जो ही के 8 वार्ड है वो ही मतलब बचे हुए थे, जिसमें हम खुद परेशान थे कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उस टाइम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें सिर्फ मैं ही थी और इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल और सारे जो हैं उसमें स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें मशीनरी एमएनए और एमपीए के थ्रू दी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की दी हुई थी, सारी मशीनरी उनकी थी। लेकिन हमारी जो खवातीन थी, हमारी सीएसओस थी और हमारे जो इंटेलेक्चुअल सब स्टेक होल्डर्स थे वो एक ही पेज पे थे कि हम अपने जो एरिया को बचाना है। फिर उन्होंने हमने जो है रिंग बंद जो है अपनी तहसील को पूरी जो न गोल दायरे में एक गोल मतलब सर्किल में रिंग बंद बनवाया। उसमें हमारी सारी जो है लाइन डिपार्टमेंट थे, उसमें हमारी जो एचआर था वो, उसमें हमारे लेबर थी, हारी थे, औरतें थी, ये सब हमारे यहाँ के लोकल लोग थे जिन्होंने अपनी सिटी को बचाया। नहीं तो ये पानी 20 फुट से 25 फुट तक था। अगर जो ही सिटी की तरफ से आता तो जाहिर सी बात है हमारा जो सिटी है वो भी पानी के अंदर आ जाता। उसमें ये हमारी क्योंकि जो खुश लोग थे जो जिनके पास पैसा था वो तो हैदराबाद कराची वहां पे निकल गए, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, जो हारी थे, वो मतलब बंद पे दिन रात काम कर रहे थे। इसमें ऐसा मतलब प्लान किया गया कि हम अपनी जो रिंग बंद जो था उसमें मुख्तलिफ जगह पे पैकेट बनाए हुए थे, जैसे कम्युनिटीज होती हैं जिसमें रिंद कम्युनिटी है या जमाली कम्युनिटी है या सपोज मेमन कम्युनिटी है, या यहाँ पे एक पैकेट बनाया था। फिर 24 घंटे उस पे जो पानी का दबाव बढ़ रहा था तो उसमें हम ग्रुप में वो अलार्म दे रहे थे कि भाई अब पानी बढ़ रहा है, अब इनको हम सिटी को आए और जो एचआर है वो सारे मजदूर आए, हारी आए, वो ये अनाउंसमेंट हम खुद कर रहे थे। चौक पे अनाउंसमेंट हो रही थी, उसमें हम खुद खवातीन जाती थी और अपने जो भाई हैं, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको बताते थे कि भाई आओ निकले, और हमने बंद को जो है ना वो बताएं। वो बंद ऐसे मिट्टी का बंद था और उसमें 5 के लगाए हुए थे, तो इस तरीके से हमने अपने बंद को मतलब सिटी को बचाया। तो आते हैं हमारी जो कुछ जिन इलाकों में फ्लड आया था तो उसको रात को 3 बजे बताया गया कि भाई आपके गांव में पानी आ रहा है, निकलो। तो कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने
अपना माल, मवेशी सामान और कुछ जो खाने पीने जरूरत की अशिया है वो निकाल अच्छा, मैं ना को एक बात मूव कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट। जी 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 एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जो सिचुएशन है पहले से, जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो तैयारियां हैं वो अब कैसे कम्युनिटी पहले से बेहतर निमट सकती है ऐसे सूरत हाल में? और जो आपकी जहां तक आपको मालूम है कि हुकूमती लेवल के ऊपर भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटीज हैं वहां पर भी कोई कंटिंजेंसी प्लान्स बनाए हैं, तो कोई आपको सिचुएशन पहले से बदली हुई महसूस होती है कम्युनिटी की लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे, हमारे जैसे इदारों के लेवल पे? जी जी अभी जो कंटीजेंसी उनका प्लान बना है, पहले मैंने बताया ना कि वो गवर्नमेंट खुद ही कंफ्यूज थी कि इतनी बारिशें हुई, इतने अंदाजे से ज्यादा उनकी बारिशें हुई तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन अभी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कंटीजेंसी प्लान बनाए जिसमें हमारी डीटीएम है, लाइन डिपार्टमेंट, इरिगेशन और यूएन की एजेंसीज हैं और जो सीएसओज हैं, लोकल सीएसओज हैं, उसमें कम्युनिटी है, सबको उनको एंगेज किया गया है कि अभी भी जो बरसात होंगी या उसमें किसी भी किस्म की आफत आ सकती है तो उसको हम कैसे निमट सकते हैं। तो उसके लिए जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ और यूएनएफएओ की तरफ से जो है सिमुलेशन की ट्रेनिंग वो प्लान है, वो सिमुलेशन की ट्रेनिंग करवाएंगे क्योंकि पहला जो है ट्रिगर है वो आ चुका है, पहला स्पेल आ चुका है, पर फिर भी इमरजेंसी जो रूम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो कायम कर दिया गया है और एक नंबर है उनका, कुछ नंबर है वो भी कायम कर दिए गए हैं और एक बंदा है जो इमरजेंसी रूम में वो 24 आवर्स होगा। अगर किसी भी किस्म की वो मतलब आफत आती है या कोई इमरजेंसी आती है तो वो उनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डीडीएम की तरफ से मतलब ये प्लानिंग है और इनको बस बाकी देखो ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें सारी सिस्टम बने हुए हैं, उनकी प्लानिंग भी है, लेकिन इनको थोड़ा इम्प्लीमेंट और उनकी कैपेसिटी का मतलब करनी है। बाकी ऑलमोस्ट पहले से जो ये चीजें हैं जो हमारी एक्सपीरियंस में रहा है 2010 वाला फ्लड और 2022 वाला फ्लड, 2022 के बाद जो है हमारे जो खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डीडीएम और हमारे जो सीएसओज और एनजीओज और कम्युनिटीज, इनकी एक तो कोऑर्डिनेशन, पहले नेटवर्किंग कोऑर्डिनेशन नहीं थी, अब इनकी जो मंथली मीटिंग्स होती है उनमें कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग होती है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे हमारे जो है हमारी कुछ कमेटीज बनी हुई हैं, वॉश कमेटी है सपोज, और जो वहाँ पे कम्युनिटी के फोकल पर्सन है जो मीटिंग्स में बैठते हैं और उनको अपडेट मिलती रहती है। क्योंकि इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बारिशें नहीं हुई और इतना फ्लड का मुझे नहीं लगता कि होगा क्योंकि सूरत हाल काफी जो अंडर कंट्रोल है और पहले से जो है काफी बेहतर है। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, यूएन एजेंसी की तरफ से या लोकल सीओसी की तरफ से जो ये चीजें मैंने बताई कि वो प्लान की हुई है और जो हमारी जैसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उनकी कम्युनिटी की एक्सेस जो है हम तक आसानी से होती है, उनकी रसाई है हम तक आसानी होती है। फिर हमारी जो रसाई है वो जैसे पौधा का प्लेटफॉर्म में वहां पे उन तक रसाई होती है। ऐसे ही हमने जो कम्युनिटी को जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दी, जैसे हमने सिमुलेशंस पे ट्रेनिंग दी, फिर अपनी कम्युनिटी को दी। अभी जो यहाँ की कम्युनिटी है उसकी प्लानिंग है कि जैसे कॉटन का फसल का नहीं किया है उन्होंने, उनको बताया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इस बार ज्यादा बारिशें होंगी तो आप जो है ना जिस एरिया पे फ्लडिंग जो एरिया है यहाँ पे जो फ्लड गुजरेगा
तो उस एरिया पे हमारे जो काश्तकारों ने वहाँ पे वो नहीं की, काटन नहीं लगाए, किसी और जगह पे जो है उन्होंने वो जमीन मतलब जो उगाई है, लेकिन वहाँ पे वो काटन नहीं की। तो इसी तरीके से हमारे कैन शाह में और जो है मेहर में जो फ्लडिंग एरिया है, वहाँ पे हमारे जो भी जहाँ पे जो यूएन एजेंसी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम करें, तो उनको ये बता दिया है कि हालिया बारिशें हो रही हैं, तो आप अपनी जो है अपनी तैयारी कर दें। तो वहाँ की खास तौर पे जो खवातीन हैं, उन्होंने जो अपना सामान है या जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं या इवन जो उनका माल मवेशी जानवर हैं या अपने जो खाने का जखीरा है, गंदम है, तो वो अपनी सेफ जगह पे रख दिए हैं, क्योंकि उनको पहले से ही जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से हम बता देते हैं कि इस पॉकेट में फ्लड आना है, तो आप अपनी जो है ना मुकम्मल तैयारी कर दें। तो पहले से मैंने पहले बताया कि काफी जो हालतें हैं वो बेहतर है, और हमारी कम्युनिटीज को भी उनकी जो एंगेजमेंट है और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, और उनकी नेटवर्किंग भी है। तो मेरे ख्याल में जो पहले से फ्लड आए थे तो उसमें काफी नुकसान हुए थे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कम्युनिटीज को वो पता नहीं था और इलाके की पता नहीं था, और जैसे पहले नंबर वगैरह नहीं थे इमरजेंसीज के, लेकिन ये अभी काफी जो है ना 20 से जो है ना अभी हालत बेहतर है। जी अजरा, बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाह रही थी कि सायरा साहिबा हैं और हम आपके पास दोबारा भी आते हैं अजरा कि ये ना जो सवालो जवाब का सिलसिला है उसमें भी, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल भी करना चाहेंगे, हो सकता है कोई और पहलू ऐसा हो जिसके ऊपर वो जानना चाहें, तो उस तक के लिए काइंडली मौजूद रहिएगा। बाकी जो और मैं मैं हेलो जी 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 अभी आप थोड़ा सा म्यूट कर ले। हमारे जो अगले स्पीकर हैं सायरा आबिद लाशारी, मैं उनको दावत देती हूँ कि वो जो है अफराद बाहम माजूरी के हवाले से खुसूसी तौर पर सूरत हाल का जायजा लें कि क्या सिचुएशन है, और अभी उसके हवाले से क्या जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज के कोई प्लान बने हैं तो उसमें उनकी क्या कोई शमूलियत है। जी सायरा। जी सायरा हैं, सायरा आबिद लाशारी। हेलो शायद उनका, हाँ जी जी सायरा आपकी आवाज मैडम, मैंने हाँ जी एक दूसरे डिवाइस से पे कनेक्ट होने की कोशिश की है, 3 चीजें सामने रख कर बैठी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। नहीं, चलिए आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही ठीक है, है। शुक्र है, ठीक है, थैंक यू। चले जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सब मोहतरमा। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें और बाकी सब से दरखास्त है कि वो अपने कैमरे बंद कर दें ताकि स्पीकर का कैमरा नजर आए। मैडम अगर 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 परमिशन हो मैं कैमरा ऑफ रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क का बहुत ज्यादा मसला है। जैसे कैमरा ऑन करती हूँ मैं एग्जिट हो जाती हूँ जूम से। 6 दफा ये कोशिश करके देखिए। जी मैडम ठीक। चले बाकी जो स्पीकर नहीं है बंद कर देते हैं, मैं भी बंद कर देती हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों को, और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम समीना साहिबा, मैडम नबीला आसलम साहिबा और पूरी पौधा की टीम का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि हम जो है वो इस बहुत अहम मसले के ऊपर बात कर सके। तो मैडम कुछ चीजें जो है वो आपको बताना चाहूंगी सैलाब के हवाले से। मैडम दौरान सैलाब जब 2022 में जब सैलाब आया तो हुकूमत के पास जो है वो माजूर अफराद के लिए, क्योंकि मैं माजूर अफराद के लिए काम करती हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ
जो है एनडीएफ रिहैब सेंटर नवाबशाह, लाड़काना और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक कराची में सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो मैं 3 सेंटर्स को इस वक्त देख रही होती हूँ। तो मेरा ज्यादातर जो काम होता है वो अफराद बहम माजूरी, फीमेल जो है वो खवातीन बहम माजूरी और बच्चे बहम जो है वो मुख्तलिफ माजूरी, उनके साथ मेरा काम होता है। तो मैं डेफिनेटली उनके ऊपर ज्यादा बात करूंगी और बाकी जो है वो हम आम लोगों के ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन मेरा फोकस रहेगा अफराद बहम माजूरी। तो मैडम, सैलाब हम सबकी जिंदगी में जो तबाहियां लेकर आया सिंध के अंदर, वो हम आप लोगों से जो है वो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा जो नजरअंदाज तबका रहा मेरे हिसाब से, सही है, वो अफराद बहम माजूरी और स्पेशली फीमेल, सही है, खवातीन बहम माजूरी। हुआ क्या कि जब 2023-22 का सैलाब आया, उसमें हमेशा की तरह जो है वो अफराद बहम माजूरी के लिए कोई हिकमत अमली गवर्नमेंट के पास नहीं थी। गवर्नमेंट के पास तो आम लोगों के भी नहीं थी, तो इनके लिए बेचारों के लिए क्या होती। अफराद बहम माजूरी का घरों से इनकला एक बड़ा चैलेंज था मैडम, क्योंकि अगर जब आपको पता चल जाए कि आपके घर में पानी आ रहा है, जैसे अजरा ने कहा कि रात को बताया गया कि पानी आ रहा है, तो आप घरों से भाग सकते हैं। लेकिन ये जो अफराद बहम माजूरी है, ये कैसे भागेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कुछ वाकयात बाद में शेयर करती हूँ जो मेरे अफराद बहम माजूरी, मेरी फीमेल बहम माजूरी, उन्होंने मुझसे मुझे बताए थे उस वक्त। तो उनके लिए जो है वो सबसे बड़ा ये मसला रहता है कि वो घरों से निकलें कैसे, रात में या दिन में। उनको डेफिनेटली जो है वो ज्यादातर जो होते हैं वो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, तो उनको वो घरों से कैसे निकलें, ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। अगर ना तो जो गवर्नमेंट के पास है उसके लिए कोई पॉलिसी होती है ना कुछ। इवन ये है कि घर में भी देखें, वो जब निकल रहे होते हैं, वॉशरूम यूज करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनके पास एक अपना मतलब तरीके से जा रहे होते हैं। लेकिन जब फ्लड की सिचुएशन हो तो किसी को याद नहीं रहता कि इनको कैसे, किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से बिठाना है, किस तरीके से इनको जो है वो मूवमेंट करवानी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था कि अफराद बहम माजूरी का इनखला के दौरान जो उनकी माजूरी है उसमें शिद्दत आई, सही है, किसी को कैसे उठाया गया, किसी को कैसे। मेरी एक बच्ची ने मुझे बताया कि मैडम, जब पानी के अंदर जो है वो जब 6 रोज घरों के अंदर पानी था, सही है, तो हाथ और जो है हाथ जमीन पर रख करके जब मैं वॉशरूम जाया करती थी, और मेरे हाथों के नीचे जो है वो वॉशरूम का गंद आ जाता था, सही है, उससे मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, सही है, ये मेरी सिचुएशन थी। तो ये एक बच्ची ने सिर्फ एक कहानी बताई अपनी, तो मैं उस पर इमेजिन हम कर सकते हैं कि ये हर बंदे के साथ ये मसला हुआ होगा। तो उनको बाहर निकालना ये बहुत बड़ा मसला था ना, उसमें शिद्दत मतलब उनके इनखला के लिए जो है, उनको इनखला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अफराद बहम माजूरी के इनखला के दौरान उनकी माजूरी में शिद्दत आ गई, क्योंकि अफराद बहम माजूरी जो कि बिस्तर पर होते हैं, उनको एक खास तरबियत के जरिए उठाया जाता है। वो तरीकेकार नहीं अपनाया गया। जहां माजूर अफराद को स्कूल के कैंप या अस्पताल में रखा गया था, तो वो जगह जो है वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं थी। अब वो स्कूल की सीढ़ियां कैसे चढ़े, उनकी डिवाइसेस साथ में ली नहीं गई। एक तो बेचारों के पास होती ही बहुत कम है, लेकिन जो थोड़ी बहुत होती है वो भी उस हलवलाहट में, उस जल्दबाजी में चीजें साथ में उठाई नहीं गई। अब जब उनको जो कैंप्स के अंदर शिफ्ट किया, वो कैंप्स भी उनके लिए जो है वो एक्सेसिबल ना थे, बहुत मुश्किलात थी उनके लिए। तो वो जगह भी उनके लिए जो है वो माजूर लोगों के लिए जो है वो अस्पताल या वो जो कैंप था वो, तो वो जगह माजूर दोस्त नहीं थी। ना वॉशरूम थे, ना रैंप था, ना ही सोने के लिए कोई मौजूद जगह थी। माजी की तरह खवातीन बहम माजूरी तो मुश्किल दर मुश्किल से दो चार रही। खवातीन बहम माजूरी हरासमेंट के रिस्क पर थी। कई खवातीन से बुरा बर्ताव भी किया गया होगा, मगर रिपोर्ट नहीं हुआ। खवातीन बहम माजूरी या मर्द हजरात के पास मदद के आले, मतलब मैंने बताया कि जो एसेटिव डिवाइसेस थे वो सारे जो है वो या तो छूट गए या बह गए पानी में या फिर खराब हो गए, तो उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी ना, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, एनीथिंग मैडम, कुछ भी नहीं था। जब हमें कॉल्स आती थी ना रात को 1 बजे 2 बजे कि जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, तो हम सुनते थे, फिर जितनी हम सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ भी नहीं था ना उनके लिए। तो उनकी जिंदगी जो है मतलब एसेटिव डिवाइस ना होने की वजह से उनकी जिंदगी को मजीद तंग किया गया। ऐसे हालात में इमदादी सरगर्मियों में भी अफराद बहम माजूरी को लेफ्ट बिहाइंड रखा गया, उनके लिए जो है वो कोई चीज की सहूलत नहीं थी। तो ये सारे मसले तो थे जो है वो जो मैंने आपको बताए, सही है। अफराद बहम माजूरी को हंगामी हालात के दौरान सहूलियात मुयसर करना या हालात से निपटने के लिए हिकमत अमली
होनी चाहिए। एनडीएफ, अच्छा ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई जो हमने फेस की। अब उसके बाद ये है कि मैडम का दूसरा सवाल था कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है या अब इदारे क्या कर रहे हैं, कोई जो है वो कोई हिकमत अमली कोई चीज जो है वो बन रही है। तो थोड़ा सा मैडम आपको बताती हुई चलूं कि जब नवाबशाह के अंदर फ्लड आया तो नवाबशाह के टोटल जो है वो 5 तहसीलें हैं, सही है। 5 तहसीलों में से 60 यूसीज में से जो मोस्ट इफेक्टेड यूसीज थे वो 32 थे मैडम। 32 यूसीज के अंदर जो है वो मतलब तकरीबन जो है वो 70% जो है वो उनके अंदर जो है वो सिचुएशन बहुत खराब थी। बाकी 28 जो है वो उसके अंदर चीजें कुछ बेहतर थी। तो उसमें जो है वो हमारे अफराद वहाँ माजूरी हैं, सही है, वो जो है वो तकरीबन मोरलेस हम इसको कह सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन जो हमने अपनी सर्वे की यूसीज के अंदर मैं उसके भी आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 4200 अफराद वहाँ माजूरी जो है वो इसके अंदर इफेक्ट हुए, सही है। तो ये जो है वो डेटा था जो हमारे फ्लड के अंदर जो है वो हमने सिचुएशंस देखी। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ चीजें अभी जो बेहतर की। एक तो ये कि हमारे नवाबशाह के अंदर, नवाबशाह के बाहर से एक उन्होंने इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे उसको कोई इतना बेहतर करने की कोशिश की है कि अभी ये जो हालिया बारिशें हुई थी, अभी भी हमारे यहाँ 2 से 3 दिन कंटिन्यूअसली बारिशें हुई थी, लेकिन उसमें ये है कि मतलब हमें जो चीज बेहतर नजर आई कि पानी नहीं रुक रहा, सही है। ये हमें एक बहुत अच्छी चीज। और ये जो नाला इसको कहेंगे हम जो बना है बाहर शहर के बाहर, उसका काम पिछले साल फ्लड के बाद से लेकर के चलना स्टार्ट हुआ है और अभी तक जो है वो चल रहा था और बहुत तेजी के साथ चल रहा था। इससे ये है कि थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो चीजें बेहतर हुई हैं। और उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ने जो अपना ये जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो घर बनाने की स्कीम है, तो इसमें इन्होंने हमारे ऊपर ये समझने के एहसान किया है कि अफराद बहम माजूरी के लिए जो घर बनेगा उसका बजट जो रखा गया है वो 5 लाख रुपए रखा गया है। और एक आम आदमी का घर जो है उसके लिए बजट जो है वो 3 लाख रुपए रखा गया है। अब 5 लाख इसलिए कि उसका पूरा घर जो है वो उसके लिए एक्सेसिबल बनेगा। ये एक अच्छा जो है वो इक़दाम गवर्नमेंट ने उठाया है। अब थोड़ा सा बताती हुई चलूंगी कि इस सारे सिनेरियो के ऊपर जो है वो एनडीएफ या सायरा लाशारी या हमारे इदारे ने जो है वो क्या किया, तो थोड़ा सा बताती हुई चलूं कि एनडीएफ जो है वो जी हाँ मैडम, एनडीएफ जो है वो शी कोरिया एक इदारा है जो है वो कोरिया का, उसके तावन के साथ जो है वो अफराद बहम माजूरी की सलाहियतों के लिए जो है वो ये जो पीडीएमए और डीडीएमए की जितनी भी मीटिंग्स होती है, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम अफराद बहम माजूरी को भी उसका हिस्सा बनाएं, ताकि उसमें जब भी कोई ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए एनडीएफ शी कोरिया फाउंडेशन के साथ मिलकर अफराद बहम माजूरी और हुकूमती अमलदार मुलाजमीन जो हंगामी हालात में फराइज अंजाम अदा करते हैं उनको तरबियत दे रहे हैं, ताकि हंगामी हालात में अफराद बहम माजूरी की बहाली कैसे की जाए, उनको कैसे हंगामी हालात में बचाया जा सकता है और उनके इनखला के साथ साथ उनको किसी महफूज जगह पर पहुंचाना और माजूर दोस्त माहौल में ठहराना शामिल है। सिंध हुकूमत की जैसे मैंने बताया कि वो हाउसिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है और हम जो है वो शी कोरिया उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल इदारा है इल्तिजाम सोसाइटी, उसके साथ मिलकर के हम 200 घरों का एक मंसूबा हमने अभी यहाँ नवाबशाह के अंदर शुरू किया है, जिसमें 40 घर जो है वो सिर्फ स्पेशली जो है वो हमारे जो अफराद बहम माजूरी है उनके लिए हम बना रहे हैं, ताकि मतलब जो हम कर सकते हैं उनके लिए। जी हेलो जी मैडम, तो जी ये एक छोटी सी और उसके साथ साथ जो है वो अपना इनके मतलब जो है वो राशन के लिए हम लोग कंटिन्यूअसली पिछले साल से लेकर के अब तक कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ताकि जो है वो मतलब ये जो चीज की बेसिक चीज है कि अगर आपके पास खाने पीने की चीजें हो और एसेटिव डिवाइस, सही है, इन 3 चीजों के ऊपर मैडम हम कंटिन्यूअसली पिछले साल से काम कर रहे हैं, सही है। और एक छोटी सी चीज गवर्नमेंट ने अभी जो ये ग्रेड 1 से लेकर के 4 तक के जो अभी जॉब कोटा आई थी, इसमें मैडम नवाबशाह से तकरीबन जो है वो हमारे अफराद बहम माजूरी करीबन 500 लोगों ने अप्लाई किया था, सही है। लेकिन क्योंकि 5% कोटा है हमारे यहाँ सिंध में, तो ये भी एक अचीवमेंट ही कहूंगी कि हमारे जो है वो
54% डिसेबिलिटीज, जिसमें जो है तकरीबन मैं बताती हुई चलूँ कि हमारे पास जो है वो 23 फीमेल थे उसमें, और बाकी जो है वो 31 मेल को जो है वो 5% कोटा के अकॉर्डिंग जो है वो 1 से 4 ग्रेड में हमने प्लेसमेंट करवाई है। और जिसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमारे एनडीए के जो बीओडी के 4 मेंबर्स थे उनको भी जो है वो जॉब्स मिली थी। तो ये छोटी सी एक अचीवमेंट है जो हमने हासिल की अब तक। जी सायरा, बहुत शुक्रिया। आपने जो है अभी की हालत जो बताई है कि एक नाला है जो कि अच्छी रफ्तार से बह रहा है और वहां पर पानी नहीं रुका, तो डेफिनेटली अगर पानी नहीं रुका तो इसका मतलब है कि जो हंगामी सूरत हाल है उसके पैदा होने का अंदेशा जो है उस तरह से नहीं है। और मैं सिर्फ एक सवाल जरूर पूछूंगी, उसका आप बाद में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बुलाऊंगी मोहतरमा नाहीद अब्रो को। वो सदर हैं वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और ताल्लुक है उनका बदीन से, ताकि वो अपने मुशाहिदे में आने वाली तमाम बातों का अहाता करें कि सैलाब के हवाले से जो पहले सिचुएशन थी और अभी जो हमारी तैयारियां हैं आपके सूबे में और सूबा सिंध में, वहां पर हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल भी मैं आपसे आखिर में पूछ लूंगी। पहले मैं जो मोहतरमा नाहीद साहिबा हैं उनसे कहती हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू को जारी करें। थैंक यू मैडम। नाहीद अब्रो साहिबा, अपना माइक जो है उसको काइंडली ओपन कर लें। जी आवाज नहीं आ रही मैडम। माइक को ओपन कर दें, माइक। जी ठीक है मैडम अब आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, शुक्रिया। जी, आपकी तस्वीर भी आ रही है। जी जी मेहरबानी। बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम समीना नजीर साहिबा का, आप लोगों का सबका, मैडम फरजाना सलीम का, कि जो है उन्होंने जो है पौधा इसमें जो है मुझे शामिल किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि इसमें शामिल हूँ, लेकिन जो है मैं पहुंच नहीं सकती थी। और मैंने फिर अपना प्रोफाइल वगैरह आप लोगों को भेजा, उसमें सिलेक्शन हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि हम मैडम आप लोगों को पता होगा कि बदीन में जो डिस्ट्रिक्ट बदीन में जो है वो बरसातें बहुत आई थी। मैं बात करूंगी 99 से, साइक्लोन से। जब वो साइक्लोन आया था तो पूरा बदीन डिस्ट्रिक्ट जो था वो सारा ऐसे जैसे खत्म हो गया था, और जो फसलें थी बिल्कुल वो तबाह हो गई थी। लोग जो है बहुत सारे जो एक्सपायर हो गए थे, दर बदर हो गए थे, जानवर जो थे वो भी बहुत जो है मतलब मर गए थे, और लोग जो थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। बहुत हालात 99 में साइक्लोन में बहुत खराब थे। बनस्पत अब 2010 में जो बारिशें आई तो उसमें भी जो था हमने 99 में भी काम किया था बुगड़ा मेमण में, और उसमें जो उस वक्त की हुकूमत थी, मिनिस्ट्री थी, उस वक्त मैडम फरजाना सलीम भी हमारे साथ आई थी। हमने सारे वो वहाँ पर भेजे कपड़े वगैरह, राशन, उसमें जो है ना 99 में भी सारा मेडिकल कैंप भी लगाए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन इलाकों में जो मुतासिर हुए थे। मुतासिर तो बहुत हुए थे, हमारी पहुंच इतनी नहीं थी कि हम लोग इतना सारे डिस्ट्रिक्ट बदीन को देख सकते, लेकिन हमने कोशिश अपनी जरूर की थी। तो 2010 में जो आया था ये रेन अफेक्टेड हुआ था, फ्लड आया था, तो उसमें भी हमारी वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन ने बहुत काम किया था। लोगों को घर बना के 1333 जो घर बना के दिए, नलके लगा दिए कर दिए, और हिसार फाउंडेशन के उस प्लेटफॉर्म से मैडम फरजाना उधर उस वक्त थी तो हमने किचन गार्डन की ट्रेनिंग भी करवाई, नलके भी लगवाए, बहुत हमने काम किया। उस लाइक में भी ये सारे लोग आए थे, और जो है राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, कैंप्स भी मेडिकल कैंप्स भी लगाए थे, लोगों की मदद की थी जितना हम कर सकते थे। अब 2022 है
اس میں بھی ہم نے بہت کام کیا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا علاقہ ہے سندھ پورا ہمارا، بلکہ پاکستان ہمارا اپنا ہے، جتنا پہنچ سکتا ہے جہاں پر بندہ ہوتا ہے وہاں پر سب لوگ اپنے اپنے ایفرٹس استعمال کرتے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اپنا کر رہی ہوتی ہے، NGO اپنا کر رہی ہوتی ہے، لوگ اپنا کر رہے ہوتے ہیں، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ نا کام کرتے ہوتے ہیں. تو ہم نے 2022 میں بھی جو ابھی گھر بنا کے دیے ہیں 100 سے زیادہ ہیں، جس میں کچن ہے، جس میں واش روم ہے اور ایک کمرہ ہے، اور جو ہے نلکے جو ہے 1700 سے زیادہ لگا چکے ہیں وومنس کے بزنس کے لیے، مردوں کے بزنس کے لیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا بے گھر ہو گئے، لوگوں کے پاس کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے تھے، عورتیں آتی تھی آفس میں بھی، کہ ایک وقت کی اگر ایک روٹی بھی ہمیں مل جائے نا تو ہمارا پیٹ بھر جائے. 4-4-5-5 لوگ روز کے لوگ جو بھوکے تھے، عورتیں بھوکی آتی تھی، کیونکہ یہاں پر پانی تھا، 15 میں پانی تھا. ڈسٹرکٹ جو ہے بدین کا جو ایک تلکا ہے ٹنڈو باغو، اس میں بھی پانی تھا. اس میں بھی جا کے ہم نے جو ہے تقسیم کیے ہیں، راشن تقسیم کیے ہیں، سار فاؤنڈیشن کے حوالے سے، مسلم چیریٹی کے حوالے سے اپنی ہم نے کوششیں کی ہیں، اس حوالے سے جا کر راشن تقسیم کیے ہیں، ٹنڈو ٹھٹے میں کیے ہیں، اور کیمپ دیے ہیں ہم نے، بہت ساری چیزیں دی ہیں ہم نے ان کو نا، مچھردانیاں دی ہیں، کیونکہ لوگ جو تھے وہ بے گھر تھے. راشن بھی ہم نے بہت سارا دیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ لوگ جو ہے ہم اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے بالکل بھوک سے بے حال ہیں، ان کے پاس روزی روٹی کمانے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ جب فلڈ آتا ہے تو سارے جو لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، روز کی دہاڑی کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عورتیں چاہے مرد، وہ سارے بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کے پاس روزی روٹی کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیبنس دے رہے ہیں، ان کو دکانیں بنا کے دے رہے ہیں، ان سے کوئی سود نہیں ہے، ان سے کوئی واپسی نہیں ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں بند نہیں کریں گے لیکن آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، نہ ہمیں جس نے دیا ہے وہ آپ سے لے گا. تو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے پاؤں پہ کھڑے کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ میں تو آپ کو یہ تجویز دوں گی کہ لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ فلڈ میں جو گھر گر گئے ہیں، دیکھیں تو کچے گھر جو ہے وہ زیادہ گرے ہیں، پکے گھر بھی گرے ہیں. لوگ جو ہے آسمان تلے صرف ایسے بیٹھے ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب ہمارے 100 گھروں سے کوئی لوگ تو نہیں پورے ہوں گے. اب جیسے گورنمنٹ نے بھی اعلان تو کیا ہے، ایک کوشش تو کی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا لوگوں کے اکاؤنٹ کھلے ہیں لیکن ان کو پیسے نہیں ملے ہیں شاید کہ وہ اپنے گھر بنا سکے. ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ 100 گھر جو ہے ابھی ہم نے بنائے ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا ابھی بھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ میری یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ ریہیبلیٹیشن میں جہاں پہ گھر گر گئے ہیں، جہاں پر لوگ بے سہارا ہیں، آسمان تلے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، سردیاں آتی ہیں سردیوں میں مر رہے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں دھوپ سے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو کچے یا پکے کس طرح سے بھی ان کو گھر بنا کے دیں، تاکہ وہ بیٹھیں تو صحیح، گھر میں بیٹھیں، اپنے بچے بٹھائیں، ان کو صحت کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. اور نلکے بھی ہم جگہ جگہ لگا کے دے رہے ہیں تاکہ وہ پانی کی جو سہولت ہے ان کو مل سکے. ابھی آپ نے جو لکھا ہے کہ 2023 کی اگست میں، میڈم ہمارے پاس بھی جو ہے ابھی برساتیں پڑی ہیں. تو آج کا واقعہ ہے کہ ہم نلکے تو لگا رہے ہیں نا، تو ہم نے کسی جگہ پہ نلکے لگانے کے لیے سروے کیا ہوا تھا، ان کو آج فون کیا کہ بھائی جو ہے ہماری ٹیم جو آپ کے پاس نلکے لگانے کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نا پانی جو ہے وہ ادھر کی ادھر جو ہے نا میٹھا نہیں نکلتا، وہاں پر پائپ لائن لگتی ہے، پھر آگے جا کے زمینیں جو کاشت کرتے ہیں نا وہاں پر میٹھا پانی نکلتا ہے، پھر 2 بور کر کے پھر ان کو جا کے گھروں میں پانی نہ دیتے ہیں. تو میں نے جب فون کیا تو انہوں نے کہا ایک جگہ پہ نہیں 4-5 جگہوں پہ میں نے فون کیا، پھر تو ہماری ٹیم دوسری جگہ چلی گئی جہاں پر پانی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس پانی کی بہت قلت ہے، ہمیں پانی دیں، لیکن میڈم کیا کریں کہ ابھی وہ جو نا کھدائی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس پانی کھڑا ہوا ہے. تو ابھی بھی جو ہے نا، ابھی جو ریسنٹلی برسات پڑی ہے کچھ دنوں کے لیے، تو اس میں بھی پانی کھڑا ہو گیا ہے. تو اس لیے جو ہے لوگوں کو اس آفت جو قدرتی آفت ہے اس سے بچایا جائے،
اور لوگوں کو اوپر جیسے گھر پہلے بنے ہوئے تھے نا نیچے بنے ہوئے تھے, اب جو کوشش کر کے لوگوں کو جو ہے نا اوپر گھر بنا کے دیں تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے پانی جو ان کے پاس آتا ہے نا وہ گھروں میں اندر نہ جائے, لوگ ڈوبے نہیں. ان کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے. جیسے ہم ورکشاپ کرتے ہیں اس کے نلکے لگاتے ہیں تب بھی ہم ورکشاپ کرتے ہیں اس میں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے اونچے کرو, بیماری سے بچاؤ کے طریقے اپناؤ, جو طریقے ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی صفائی پہ دھیان دو اور جو ہے اپنے مویشیوں کا خیال کرو اور اپنا جو گھر ہے نا آپ ان کو اونچا کریں. اونچے کریں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو گورنمنٹ, ہاں گورنمنٹ اپنی طرف سے ظاہر کوششیں کرتی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ جب مطلب گورنمنٹ این جی اوز اور دوسرے ڈونر ایجنٹس ہیں وہ مل کے جب کام کریں گی تب لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. میڈم ایک طرف سے جو ہے وہ کام ہوگا تو مسئلے حل نہیں ہوں گے, لوگ جو ہے فیضیاب نہیں ہوں گے. اتنے لوگوں کو کہاں سے منہ دیں گے؟ جیسے پنگریوں میں جب آیا تھا سیلاب تو پانی بھرا بھرا پڑا تھا, ہم جا رہے تھے لوگوں کو دے رہے تھے لیکن نہ کافی تھا. کتنا ہم بہت سارا دے رہے تھے لیکن بہت سارے لوگ تھے ایسے پٹڑیوں پر پڑے ہوئے تھے, کیمپوں میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ جو ہے بہت مشکل وقت تھا اور ابھی بھی جو ہے لوگ مشکل میں ہیں. ان سب کو ان مشکلاتوں سے نکالنے کے لیے ہمیں کوئی مل کے کوئی لائے عمل بنانا ہوگا, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی. لیکن میڈم یہ میں جب اویئرنیس کی بات کرتی ہوں وہ بچاؤ تو کریں گے لیکن کس طرح؟ ان کے پاس جو ہے وہ ہونے تو چاہیے, مطلب سوچ تو کوئی ہونا چاہیے. اب جب فلڈ آ جاتا ہے وہ تو ایسے بیٹھے رہتے ہیں. جو روزانہ کمانے والا آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دہاڑی کے پیسے لاتا ہے. اب پانی آ گیا, بارش آ گئی, وہ تو نکل بھی نہیں سکتا. جو طرف جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ پانی گاؤں میں کھڑا ہو گیا تو وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ کیسے روز کی دیہاڑی آ کے شہر میں کمائیں گے جو بھلے 500 روپے بھی ان کو ملے, جہاں اتنی جو بہت بہت زیادہ مہنگائی ہے جس میں اگر 500 یا 700 ایک آدمی کو ملتا ہے اس میں سے کیا ہوتا ہے وہ گھی لے گا, آٹا لے گا, سبزی تو کچھ نہیں, لیکن صرف آٹا لے کر بھی پیٹ نہیں پال سکتا. بیماریوں کے لیے وہ کہاں سے دوائیں لائے گا, کہاں سے وہ کرایہ لائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گھر سے کیسے نکلے گا؟ تو ان کو کیسے کرے یہ تو آپ جو ہے آپ خود بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بھائی کیا کریں. ہم سے جو پہنچتا ہے ہم بہت کچھ لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور سب لوگوں سے بات کرنے یا نیٹ ورکنگ کرنے یا لوگوں سے ملنے کا ہم یہی جو کرتے ہیں کہ ہم سے لوگ زیادہ تر ان سے ہم ملیں, ان سے نیٹ ورکنگ کریں, ان سے بات کریں, ان سے آئیڈیاز لیں, ان سے ہم مدد مانگیں اپنے علاقے کے لیے, وہ دوسرے علاقوں کے لیے لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگ تھینک یو ناہید, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی معلومات دی ہے. تو میری 2 درخواست ہے تمام اسپیکر سے. ایک تو آپ صرف میڈم کو مخاطب نہ کریں, یہاں پہ پورے پاکستان سے دیہی خواتین رہنما ساتھی ادارے موجود ہیں تو سب سے گفتگو کریں, تمام ساتھیوں سے مخاطب ہوں. اور دوسرا جو عورتوں کے خاص مسائل ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بات کی جائے. سائرہ نے تھوڑی سی بات کی ہے, عذرا آپ تھوڑی سی بات کریں جو قدرتی آفات کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے میں جس میں عورتوں کو فیصلہ سازی میں آگے نہیں آنے دیتے, اس حوالے سے آپ بتائیے ہمیں عذرا کہ عورتوں کے کیا مسائل ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. میڈم میں بات کروں؟ جی آپ بھی کیجئے, پھر آپ نے میڈم کہا. ساروں سے بات کریں. آپ کو میڈم کہہ رہی ہوں لیکن مخاطب نہیں, سب سے مجھے آپ میڈم نہ کہیں لیکن آپ ساروں سے بات کریں کیونکہ یہ جی تمام ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی ہے, صرف ہمارے سے نہیں ہو رہی. جی شکریہ. آپ مختصر بات کر لیں پھر ہم عذرا کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ایڈ کریں. شکریہ. ایک تو فیصلہ سازی میں جو ہے نا جیسے ڈیسیشن میکرز جو لیڈرشپ ہم عورتوں کو بناتے ہیں یہاں پر,
کیونکہ اسی سے جو ہے نا عورتیں پیروں پہ کھڑی ہوں گی, اپنے فیصلے خود کرے گی. ہم سیمینار جو ہے نا جیسے یہ وومن ڈے ہوتا ہے وہ بھی جا کے گاؤں کی سطح پر مناتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, عورتوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں عورتوں کے. کیونکہ ابھی یہ سیلاب کے بارے میں ہو رہا تھا نا, تب جو ہے وہ ساری میری بہنیں اور جو بھی مطلب اس میں شامل ہیں, میرے خیال میں ساری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, تو ان سب کو مخاطب ہے. میں سوری کہتی ہوں اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں صرف میڈم کو بات کری ہوں. میڈم تو ہماری بہت ہیں, کیونکہ ان کا شکریہ تو میں نے بہت مرتبہ ادا کیا ہے, لیکن سب سے مخاطب ہیں کہ ان کو فیصلہ سازی میں ہم کھڑا کرتے. ہم نے سرونگ گروپ بنائے ہوئے ہیں, ہم نے جو ہے وہ لوگوں عورتوں کو جو ہے وہ جیسے وومن ڈے ہے تو اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے حقوق ہیں, آپ اپنے حقوق کو جو ہے حاصل کریں. ہم بہت سارے فنکشنز کرتے ہیں ہر ڈے پہ, مطلب جو بھی اہم ڈے, 14 اگست ہے, وومن ڈے, اس طرح سے ہم فنکشن کرتے ہیں. عورتوں کو ہی ہم بلاتے ہیں, عورتوں کو ہی بتاتے ہیں ساری چیزیں. اور جو ہے جیسے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو بہت جو ہے مسئلے ہوتے ہیں, اور جو جیسے مرد جو ہے زیادہ ان پہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں تو وہ مسئلے ہوتے ہیں ان کے, وہ مسئلے حل کرواتے ہیں. ہیلتھ کا بہت مسئلہ ہے. اور میڈم جب جو سب کو کہہ رہی ہوں کہ جو سب جو لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں کہ ان کو جو زیادہ تر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ پاورٹی کا مسئلہ ہے, جو پیٹ کی بھوک جو ہے نا وہ مٹانے کا مسئلہ ہے. کیونکہ ان کے پاس راشن ہی نہیں ہوتا, کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں, بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, اور بچوں کو دوائیں دینے کے لیے ہیلتھ. جی ناہید بہت شکریہ. یہ تھوڑے سے آگے سوال بھی ہیں اور ہمارے باقی سپیکرز بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی خواتین کے مسائل کے حوالے سے کہ ان حالات میں ان کو کیسے نبٹنا چاہیے. تو آپ ذرا اگر اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیں, ان کو بلا لیں اور ذرا اپنا مائک آن کریں پلیز, اور بتائیے کہ جو اسپیسیفک نیڈز ہیں خواتین کی اس کے حوالے سے آپ کا مشاہدہ اور جو آپ لوگوں نے کام کیا اور اس کے آگے اس میں کیا وے فارورڈ ہے. اچھا نبیلہ, جو میرا ایکسپیرینس ابھی 2022 کے فلڈ سے رہا ہے, جو میرا مشاہدہ ہے, میں صبح شام کیمپس میں جاتی تھی اور جو ایشوز تھے وہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے, ہماری جو ڈی ڈی ایم کی کمیٹی کی میں ممبر بھی ہوں. ایک تو جیسے میں نے بتایا نا, جو وہ فیملیز, وہ کمیونٹیز ہیں, ان کو 3 سے 4 جو جگہ ہے نا وہ موو کرنی پڑی, شفٹنگ کرنی پڑی. جیسے رات کو 3 بجے فلڈ, ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ رات 3 بجے فلڈ آیا, وہ کالج میں گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ آ گئی. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ کالج میں پانی آ گیا, پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ کو یہاں سے شفٹ ہونا ہے, پروٹیکشن بند, ایف بی بند. پھر وہ وہاں پہ ایف بی بند پہ گئی, پھر ایف بی بند پہ 20 فٹ کا پانی آ رہا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ رنگ بند ہے, رنگ بند کے اوپر بس یہ تھوڑا سا راستہ تھا, وہاں پہ ایک سائڈ پہ خواتین کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے اور دوسری سائڈ پہ پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی تھی. تو وہاں پہ میں نے یہ بتاتے چلوں کہ وہاں پہ ہمارے جو گرلس ہیں, ایڈولینس گرلس تھی, وہاں پہ بڑی ایج کی عورتیں تھیں, اور وہاں پہ جو وہ جن کی ڈلیوری, فریش ڈلیوری ان کی ہوئی تھی, تازہ ان کی ڈلیوری ہوئی تھی, وہ بچوں کو دودھ وہاں پہ پلا رہی تھی. اور جو ہماری چھوٹی بچیاں تھی وہ تھی, اور بڑی ایج کی خاتون تھی. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کرتی ہیں, اور وہاں پہ نہ کوئی واش روم تھا, واش روم کی فیسلٹیز تھی, وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ تھی. تو یہ بتا رہی تھی کہ ہم 12 گھنٹے رات کے ٹائم میں 10 کے بعد پھر ہم نیچے چلی جاتی ہیں, واش روم کے وہ نہیں ہوتا, 12 گھنٹے سے وہ نہیں جاتی, واش روم یوز نہیں کرتی. ان کے ساتھ جو ہماری گرلس تھی, بچیاں تھیں, ان کے پیریڈس کے ایشوز تھے, وہ پیریڈس کے ایشوز کی طرح ان سے منسٹرل ہائیجینس کے ایشو ہو گئے تھے. کافی جو کچھ خواتین تھے ان کے یو ٹی آئی کے ایشو ہو گئے تھے, اور ایک تو بچی کی کیمپ میں ڈلیوری ہو گئی تھی. ان کی وہ جو ہے ٹراما میں چلی گئی تھی. ایک تو بچی تھی وہ ٹراما, ان کی ڈلیوری ہو گئی, ڈلیوری کے دوران وہ ٹراما میں چلی گئی تھی. ان کو سوشو سائیکو سپورٹ پھر ہم چاہتے تھے ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے. ایک تو یہ فیملیز تھی, یہ خواتین تھی جو
ऊपर ही फ्लड प्रोटेक्शन बंद पे बैठी थी। एक वो फैमिलीज थी जो हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग है वहां पे बैठी थी। वहां पे भी एक बिल्डिंग में 2 से 250 जो 200 150 से 200 तक फैमिलीज बैठी थी। वहां पे भी प्राइवेसी का कोई मतलब वो नहीं था, सिस्टम नहीं था, सब इकट्ठे बैठे थे। सुबह शाम जो है उनको चावल देते थे, इतना चावल में नमक था। कोई उनकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनका तपेदार रेवेन्यू की तरफ से आता था या कोई उनका पियोन आता था। सुबह शाम को वो 10 दिन 12 दिन उनको चावल देते रहे। तो हमने उस खवातीन से पूछा, वो बता रही थी कि हम सुबह शाम चावल खा खा के बीमार पड़ गए हैं, और जो पानी यहाँ पे पानी है, पीने का पानी है, वो कड़वा खारा पानी है, वो हम पीते हैं। तो उनके इश्यूज हमने जो मीटिंग्स होती थी, एसी के साथ मीटिंग्स हमारी होती थी, और मुख्तियारकार और जो गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स थे उनके साथ हमने मीटिंग की। भाई ये मसले हैं, ये इश्यूज हैं। वहाँ पे हाइजीन का जो स्कूल्स में जो वो होते थे वॉशरूम, 2 वॉशरूम होते थे, उसमें भी इतने लोग, और वहाँ पे मतलब वो सारा गंदगी का माहौल था। वो ही उनकी जो हेल्थ है और हाइजीन है वो भी बहुत इफेक्ट हुई थी। तो ये मसले मसाइल खवातीन के साथ थे। ज्यादातर जो है वो MHM के बहुत इश्यूज हुए थे उनके साथ, तो प्राइवेसी के इश्यूज थे, और कुछ इश्यूज हरासमेंट के भी हुए थे। जैसे मैंने बताया कि प्रोटेक्शन बंद पे जो हमारी बच्चियां थी, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी। फिर हमने वो चीजें भी यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रखी। वहां पे एक जो पुलिस का नुमाइंदा, वो सिपाही, वो रखवा दिया था कि वहाँ पे खवातीन की जो प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। क्योंकि उनके मर्द हैं वो सुबह को जाते थे, कहाँ के राशन डिस्ट्रीब्यूट होता था या कुछ मतलब बाहर जाते थे, तो उनकी जो खवातीन है, बच्चियां हैं, वो टेंट्स में बैठी हुई थी। तो उनके साथ ये मसले, हिरासमेंट के मसले होते थे। और प्लस में जो इनके अपना सिक्योरिटी के और इनके जो प्राइवेसी है उनके इश्यूज हुए हैं, ज्यादा से ज्यादातर वो हुए हैं। तो हमने टाइम टू टाइम खुदा से हम ग्रुप में भी शेयर करते रहते थे कि खवातीन के ज्यादातर यही मसले हैं। क्योंकि उनको फूड तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी प्राइवेसी, ये बहुत जो है ना उनके मसले हमारे सामने आए थे। तो हम जो भी फोरम होता था वहाँ पे ये रखते थे। और जो डिसीजन मेकिंग में हमारी खवातीन, अभी ये एक बेहतरी आई है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, वो खवातीन हमारी उनकी जो है बेनिफिशरीज हैं। तो यहाँ पे हमारे कम्युनिटीज हैं, एक बेहतरी भी आई है और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों भी है। ये दोनों चीज में उनको दोनों जगह से बात करूंगी। क्योंकि एक तो हमारे जो मर्द हैं वो अपनी जो खवातीन है उनको जैसे जायदाद के या उनकी प्रॉपर्टी या कोई भी उसमें उनका हिस्सा नहीं डालते। लेकिन जब बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम आता है तो दिन को जब भी इनकी किस्त आती है या इनकी इंस्टॉलमेंट जब भी आती है, तो उनकी जो मतलब विमेन है, प्रेग्नेंट होती हैं या कुछ जो बड़ी एज वाली हैं, तो उनको कतार में लाइन में भी बिठा के उनको वो लेके आते हैं। लेकिन फैसिलिटी का जब टाइम आता है या ऐसी चीजें आती है तो उसमें उस औरत को जो डिसीजन मेकिंग में मतलब उनका हिस्सा नहीं डालता। लेकिन ये चीजें मतलब लोकली में देखती हूँ कि जो खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेती हैं तो उनका थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा होता है। वो डिसीजन करती है कि ये मेरे पैसे हैं। अब उनको जो उनके जो खावंद हैं या उनको मेल फैमिली में मेंबर है तो उनको वो सपोर्ट करता है कि ये जो पैसे हैं वो मेरी मतलब वाइफ को या बेटी को या माँ को मिलने वाले हैं, या बच्चों के जो पैसे हैं वो इनको मिलते हैं। तो उसको अब
थोड़ी बहुत उनकी डिसीजन मेकिंग है या कोई मतलब उसमें उनकी उनकी औरत की जो वो डिसीजन में शामिल करते हैं, तो ये थोड़ा जी, बहुत बहुत इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया अज़रा। आप ऑनलाइन ही रहिएगा, मैं जरा पूछती हूँ कि बाकी जो हमारे सारे शुरका हैं वेबिनार के, किसी की तरफ से कोई सवाल हो, जवाब हो, कोई अपनी थॉट शेयर करना चाहते हो तो प्लीज हैंड रेज करें। अच्छा अच्छा, और नबीला कुछ पिक्चर्स जी आप जरा पिक्चर्स होल्ड हैं, करिएगा। जी वो मैं वाजिद साहब को रिक्वेस्ट करूंगी टीम को कि वो भी डिस्प्ले कर दे जो जो हमने काम किया है ड्यूरिंग जी, फ्लड। ठीक है। और एक वो है जिनका हाथ मैंने देखा है काफी, अज़रा फरजाना है। तो मैं चाहूंगी कि अगर वो काइंडली साथ में थोड़ा सा बोलेंगी। जी अच्छा थोड़ा सा बैक जाना पिक्चर्स पे, मैं बताते चलूंगी। जी बोलते जाएं। ये हमारी वो बच्चियां हैं जो यूथ हैं और वही एरिया की हैं, फ्लडिंग एरिया की, जिनको हम यूथ का BBS YDP का प्रोग्राम चला रहे हैं और उनको बिजनेस और उनकी सेविंग के लिए ये ट्रेनिंग्स करवाई थी हमने अलाइड बैंक के और स्टेट बैंक के साथ। ये यूथ का प्रोग्राम चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दादू में। और ये हमारी फार्मर्स वुमेन हैं और फार्मर्स हैं और जो उनको हम वाटर एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके साथ जो है उनको जो अपने वोट है और पौधा के साथ हमने ये मिलके वो सेशन चलाए थे यूसी कमाल खान जोही 2 में कि वो अपने जो है वोट की रजिस्ट्रेशन कराएं और जो ज्यादा से ज्यादा जो BD इलेक्शन आ रही थी तो उसमें अपना हिस्सा ले। जी ठीक है अज़रा, ये 2-3 सवाल हैं वो हम ले लें ठीक है। ताकि जी। एक है मंजूर अली। मंजूर अली काइंडली अगर अपना माइक ओपन करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो, जरा मुख्तसर कीजिएगा ताकि हम बाकी भी सवाल ले लें। जी मैं पहले जी शुक्रिया बोलिए। अदा करूंगा मैडम अज़रा जी मैम बहुत का, शुक्रिया। कद के लिए मुझे वो लिंक भेजा। मैं सुन रहा था मैडम अज़रा को, मैडम सायरा को, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो यहाँ काम किया डिस्ट्रिक्ट दादू में। थोड़ा मैं बताऊंगा जिस तरह का आज सेमिनार है, हम भी PWD ओल्डर एज के हवाले से, हेल्प एज के हवाले से हम काम कर रहे हैं। फ्लड अफेक्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट दादू और तहसील जोई। तो एडवोकेसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि कम्युनिटी बेस्ड जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक तो एडवोकेसी कम्युनिटी बेस पे होगी, दूसरा उनके जो लिंकेजेस हैं विथ की स्टेक होल्डर, उसके अलावा जो लोकल बॉडीज है और MNA MP, ताकि जो आइंदा फ्लड्स आने वाले हैं तो वो खुद कम्युनिकेट कर सके ना, क्योंकि हमारा तो इतना रोल, छोटा सा रोल होता है जो हम ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो होपफुली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है तो उनको एम्पावर करेगा, स्पेशली जो PWD वुमेन्स हैं जो अभी इफेक्टेड हुई, ताकि वो नेक्स्ट में जो जी उनके ठीक अपने है। राइट्स जी हैं जो हुकूमत से उनको लेने चाहिए ना। तो एक तो जी जिस तरह EOBI का प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, तो हमारी ये कोशिश है कि एक उनको अवेयर करें बेसिक राइट्स पे, स्पेशली जो एग्रीकल्चर या लाइवलीहुड के जो मसाइल हैं, क्योंकि हम जो इनको फॉर एग्जांपल इमरजेंसी तो हो गई, अभी इनकी लाइवलीहुड का सोचना है ना, ताकि आने वाले दिनों में वो खुद जो कफील हो अपना रोजगार करें, स्पेशली विमेन। जी ठीक है। जी ठीक है मंजूर साहब। अपना मैं जो है एक खातून है बेनिश शाहजहां, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो क्या जी बेनिश, आपका जो नाम आ रहा है स्क्रीन के ऊपर वो बेनिश शाहजहां है। अगर काइंडली अगर आप टॉपिक के हवाले से जो कहना चाहती हैं वो अगर बता दें। आपकी आवाज नहीं आ रही बेनिश जी। मैं ना जो फरजाना सलीम है उनका हाथ काफी देर से जो था वो बुलंद था स्क्रीन के ऊपर, अगर वो काइंडली बता सकें।
जी अच्छा जी, इसके साथ अगर उनको भी रहने दें, मैं ये बात करना चाह रही थी कि फरजाना सलीम बोलना चाहती हैं। जी फरजाना, अच्छा वो भी नहीं है। अच्छा मेरा एक सवाल है सायरा लाशारी के साथ कि क्या उन्होंने, सायरा मौजूद है? सायरा, जी जी मैडम, जी मैडम। क्या आपने ये जो अफराद बाहम माजूरी हैं इसके हवाले से जो आपकी ओरिएंटेशन थी उसके हवाले से कोई आपने गाइडलाइंस बना के वाज़े तौर पर अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट की हो, हुकूमत को दी हो कि जी आप उनको उनकी रिहेबिलिटेशन, उनके इनखला में और इमरजेंसी सिचुएशन में उनके साथ किस तरह से पेश आएंगे? और एक अगर आप बता सकें कि अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि उन लोगों के ऊपर जो साइको सोशल सपोर्ट है उसका क्या स्टेटस है, जो ट्रॉमा आता है ऑफ इस तरह की कुदरती आफतों का, उसके हवाले से जो अफराद बहन माजूरी हैं वो कैसे उसको टैकल करते हैं, और खुसूसन बच्चियां और फीमेल और लड़कियां जो हैं। जी जी मैडम। मैडम अगर बुरा ना माने तो ये सवाल का जवाब आबिद साहब देंगे ना? मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी हिस्सा हूँ सायरा के ऑर्गेनाइजेशन का, मिलकर काम करते हैं। और जी अभी बताइए। जो सायरा ने बताया, जैसे आप लोगों को शी कोरिया फाउंडेशन जो है, इनके साथ अब हम सिर्फ डिजास्टर के हवाले से काम कर रहे हैं कि ब्रिजिंग बैरियर्स टू इंक्लूड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन फ्लड रिस्पांस। फ्लड रिस्पांस आर अब्लिग इमरजेंसी रिस्पांस, कोई भी आ जाए ना, उसमें हम अफराद बहमाजरी को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना सिखाया है अफराद बहमाजरी को। उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का ही सिस्टम है, वहाँ पे डीडीए में होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके जो भी अमलदार हैं, मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनकी हमने एक दिन की ट्रेनिंग रखी है कि अफराद बाम माजूरी को आप इंक्लूड करने के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान में क्या क्या चीजें आप तय करेंगे, तो उनको शामिल किया है। एक हमने इंटरलिंक किया है अफराद बाम माजूरी को और डीडीए को। उसके साथ साथ हमने ये किया कि 20 सिंध की तंजीमें हैं, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन, या उसको हम अभी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज कहते हैं, ओपीडीज। तो ओपीडीज 20 को मिला के एक हमने DIRC बनाई है, डिजास्टर इंक्लूसिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स कमेटी। डिजास्टर इंक्लूसिव रेस्पॉन्स कमेटी बनी है सूबे लेवल पे। वो जो 20 तंजीमों के लोग मेंबरान हैं, उनको हमने लिंक कराया है PDMA के साथ, प्रीमेच्योर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ताकि उनका एक लिंक रहे उनके साथ। जब भी कोई रेस्पॉन्स ऐसा आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट लेड रेस्पॉन्स होते हैं अक्सर, तो उनमें हर मीटिंग में शमूलियत होगी DIRC की, मुख्तलिफ अजला की तंजीमें वहाँ पे जाएंगी। तो जब हमारी शमूलियत होती है तो वहाँ हम अपनी इंक्लूजन की बात करते हैं, ताकि जो भी गवर्नमेंट रेस्पॉन्स करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, नेशनल लेवल की करती हैं, तो वहाँ PDMA से इजाजतनामा लिया जाता है और वहाँ से फिर इनिशिएट इंटरवेंशन होती हैं। तो वहाँ पे अफराद बामाजूरी का होना, उनका मेंबर होना, उनके साथ हमने एक प्रमोशनल डायलॉग रखा है, अभी नेक्स्ट वीक में हम कराची में करने जा रहे हैं, ताकि वो हर रेस्पॉन्स में इंक्लूजन को इंश्योर करें। तो इसी तरह से वो गाइडलाइन तय हो गई है और अब इसको अब पब्लिकेशन भी कराएंगे, वो भी हम काफी आप लोगों को देंगे। वो कोलैबोरेशन हमने छोटा मोटा के साथ किया है, हेल्पेज इंटरनेशनल इस्लामाबाद के साथ, और ये एक कोलैबोरेशन बन रहा है। और एक हमारा नेटवर्क के डिसेबिलिटी के हवाले से ADTF के नाम पे इस्लामाबाद में हेड करता है हेल्पिंग एज इंटरनेशनल उसको, तो सिंध में हम उसको देखते हैं। इसी तरह से बुजुर्ग हजरात, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और अफराद बामाजूरी और खवातीन, चारों सेगमेंट की हम नुमाइंदगी करते हैं। तो इनको जब डिजास्टर आते हैं तो उनको इंक्लूड हम कैसे
कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी ठीक है। है, ये शी कोरिया फाउंडेशन का भी इनिशिएटिव है, एडीटीएफ का भी जी। इनिशिएटिव है। मुख्तलिफ इदारों से मिलकर हम कोशिश करें कि जब भी डिजास्टर आए तो वो इंक्लूसिव इमरजेंसी रिस्पांस मिले। जी मैडम, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब। मैं ना दरखास्त करूंगी अभी फरजाना सलीम से, उनका हाथ काफी देर से रेज है कि वो जो बात करना चाहती हैं प्लीज, और उसके बाद कोई और सवाल हुए तो वो हम लेंगे, वरना हम जो हमारी आज के सेशन के हवाले से सिफारिशात होंगी उसका हम एक राउंड लगा लेंगे कि इस तरह के हालात में और क्या ऐसे बेहतर इकदामात हैं जो हम करें तो इस तरह की जो आफतें आती हैं उनको हम बेहतर तरीके से निमट सकते हैं। जी फरजाना। फरजाना अपना माइक ओपन करें, माइक। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मसला हो रहा है, बार बार मेरा माइक म्यूट पे चला जाता है। आई डोंट नो क्या मसला है, बात नहीं कर हाँ सक रही जी, हूँ। अभी आवाज आ रही है आपकी अभी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मेरी आवाज, मैंने कोशिश तो की है कि मेरी आ जाए आप तक, अभी भी नहीं आ रही। मैडम आ रही है अ, आपकी आवाज। मैडम फरजाना सलीम आप बोले फरजाना प्लीज। आपकी मुझे आवाज आपकी आ रही आवाज है, नहीं आ आप रही, बोले। फरजाना बहुत आप हल्की बोले, बिल्कुल। आपकी आवाज आ रही है, आप बोले आई प्लीज। थिंक आप बोलें, आपकी आवाज आ रही है, उनका फिर माइक म्यूट हो गया। जी फरजाना आप बोलें काइंडली। आप पहले, आपकी आवाज भी आ रही थी और आपकी पिक्चर भी आ रही थी। चलें हम इतनी देर में ऐसे करते हैं कि जो हमें अटेंड कर रहे हैं सेशन को, हम अपना एक राउंड कर लें कि हम ऐसे हालात में विमेन स्पेसिफिक जो हमारी सिफारिशात हैं वो क्या हो सकती हैं। और जाहिद साहब का एक हाथ बुलंद है, लेकिन मुख्तसरन बताइएगा जाहिद, बहुत मुख्तसर। फरजाना आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है। समीना, मुझे आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, बिल्कुल ना फरजाना सुनाई देने के बराबर। प्लीज तो आपकी आवाज मैं बहुत मुझे अच्छी आ यही रही है, आपकी आप आवाज आ बोलें। मैं आज रही तो है। सिर्फ यही कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों में शामिल होकर। कुछ कुछ बातें मैंने सुनी, नाहिद की, अजरा की, और बड़े सही मसाइल इन्होंने, क्योंकि ये लोग वाकई कम्युनिटी में काम करती हैं, तो बहुत जो मसाइल इन्होंने बताए ख्वातीन के, आम तौर पे वो हमारे जहनों में नहीं होते। यहाँ बैठे हुए बड़े शहरों में हम समझते हैं कि सिर्फ खाने की जरूरत है और खाना पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बहुत गंभीर मसाइल हैं, और आई होप कि हम लोग इनका कोई हल तलाश कर सके। जिस तरह नाहिद बता रही थी कि न सिर्फ ये कि उस वक्त की भूख का मसला है, रोजगार का मसला हो जाता है कि लोगों की जो दिहाड़ी होती है वो भी मारी जाती है। मर्दों औरतों सबके लिए शदीद मुश्किलात का सामना होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ शामिल होकर। आज मेरी पहली दफा मैं शरीक हुई हूँ आपकी इस महफिल में, और अफसोस के नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे पूरी तरह सुना, कभी कभी सुनाई देने लगता है, कभी बिल्कुल बंद हो जाती है आवाज, जैसे अभी बंद है। लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। पता नहीं क्या। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बाकी जो हमारे शुरका हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि इस हवाले से उनकी विमेन स्पेसिफिक जो सिफारिशात हैं वो क्या हैं। पहले एक दफा अजरा बोल लें, उसके बाद एक और हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनका हाथ बुलंद है, जाहिद मेमन, तो वो भी अगर मुख्तसरन अजरा के बाद बता दें तो फिर हम आगे मोहतरमा नाहिद अबड़ो हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या तजवीज है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 4:30 बजे अपने सेशन को खत्म करना है, और उससे पहले सब ने अपने जो कैमरा हैं वो ऑन करने हैं, ताकि जो हमारे वेबिनार के कोऑर्डिनेटर हैं वाजिद, वो इसकी एक पिक्चर ले सकें। जी जी अजरा। अजरा बोलिएगा कि आप ओपन करें। हाँ, जो जी हमारी सिफारिशात हैं। पौधा मैडम काइंडली पौधा गलाए जो मैं एज अ जाहिद, एज अ पर्सन, एज अ असिस्टेंट, मैं पौधा
वीजा का माइक बंद हो गया। मैं पौधा पाकिस्तान को जो है हार्टली और कार्डियली थैंक्स कहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की रूरल वुमन के लिए इतना बड़ा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल का फोरम का इनेकाद किया है। और मैं आप सबको सलाम करता हूं। मंजूर और आबिद साहब को ये रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल पे अगर हम कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट वेंचर की तरफ जाएं तो बेहतर होगा। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो जो है मैडम के साथ में शेयर करूंगा, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगी, जिसमें जो है बिल्कुल और जो है NIC कराची जो है वो एक्स सीट पे जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रही है। और क्लाइमेट चेंज जो है वुमेन लेड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है सिंध प्रोविंस के लिए NIC कराची की तरफ से। ये 2 अपॉर्चुनिटीज मैं रात को मैडम अजरा से शेयर करूंगा, वो आपके ग्रुप में शेयर करेंगी। थैंक यू पौधा पाकिस्तान सब की मेहरबानी, सब पाकिस्तान की रूरल वुमन की मेहरबानी। सलाम अलैकुम। जी, अभी मैं ये पूछ रही थी कि जो आपकी कोई सिफारिशात हो, कोई रिकमेंडेशंस हो तो वो बताइए। जी अजरा। हाँ, बस मेरी रिकमेंडेशंस कुछ ये हैं कि हम तो टाइम टू टाइम जो है कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। बाकी जो औरतों को जो आने वाली जैसे सियाफात होता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ज्यादातर जो है असरात हैं उनके हम औरतों पे और खवातीन पे और बच्चों पे ज्यादा होती हैं, क्योंकि उसके असरात से हमारे जो सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो मुतासिर होती है, हमारी सेहत मुतासिर होती है और हमारी जो रहनी सहनी है वो मुतासिर होती है। तो इस लिए मैं कह रही हूँ कि रिक्वेस्ट है पौधा पाकिस्तान को कि हम जो कुछ जो ऐसी ट्रेनिंग्स जैसे लोकल लेवल पे हम करवाएं, इमरजेंसी की या जैसे सिमुलेशंस की ट्रेनिंग्स हो, ताकि हम अपने इलाकों में अपना माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। जी। और दूसरी एक ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे BD इलेक्शन में खवातीन जो आई हैं, मैं अपनी दादू की बात करूंगी और जो हमारी सिंध की हैं या ओवरऑल हमारे पूरे पाकिस्तान में जो भी हमारी जो रिजर्व सीट पे या जनरल सीट पे हमारी जो खवातीन आई हैं, जो UC लेवल की उनकी कुछ जैसे हमने इमरजेंसी की बजट रखवाई है अपनी म्यूनिसिपल कमेटीज में UC लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने खास करके औरतों के जो इश्यूज हैं और औरत की एम्पावरमेंट के लिए हमने वहाँ पे बजट मुख्तसिब करवाई है कि ये भी बजट होनी चाहिए, ये भी हेड होना चाहिए। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे कुछ ट्रेनिंग्स हमने सजेस्ट की हैं, वो भी उनको हमने सिफारिश की थी और मतलब रिकमेंडेशन की थी कि इस तरीके से ट्रेनिंग होने जाए, ताकि हम जब तक हमारी औरत जो है वो एम्पावर नहीं होगी तब तक उनका डिसीजन मेकिंग में उनका कोई भी मतलब रोल नहीं होगा। क्योंकि जो औरत एम्पावर है, जैसे हम एम्पावर हैं तो हम डिसीजन कर सकते हैं, कोई भी हमारा घर का फैसला होता है, इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमारा उस फैसले साजी में पूरा अहम रोल होता है। जी बहुत शुक्रिया अजरा। अच्छा, मैं अभी सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने अपने लैपटॉप या फोन जो भी हैं उसमें अगर कैमरा ऑन कर लें तो एक हमारी आज की नशिस्त की फोटो हो जाएगी। और लास्ट एक मुख्तसरन अगर नाहिद अबड़ो जो है वो बता सकें कि उनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है। माइक ऑन करें अपना। जी माइक ऑन करवाएं नाहिद। और बाकी जो जी उतनी देर में अगर उम्मे कलसूम खोल सकती हैं अपने लैपटॉप का फोन का माइक, तो वो बताएं कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो खवातीन के लिए जो वुमेन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, माहौलियाती जो मसाइल हैं, तब्दीलियां हैं, उनसे निपटने के लिए। और कोई ऐड करना चाहता है तो वो भी मेहरबानी करके अगर हैंड रेज करेंगे तो हम उनको भी बुला सकते हैं। जी नबीला पुष्पा कुमारी भी हैं, तो उम्मे कलसूम के बाद उन्हें मौका दें। जी उम्मे कलसूम। जी सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, एक तो माजरत मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया और जितनी बातें मैं सुन सकी अपने साथियों को
और आई थिंक से ये कि किसी भी इमरजेंसी में माहौलियाती तब्दीलियों की सूरत हाल में के वुमेन स्पेसिफिक क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। डेफिनेटली कोई भी हालात हों तो आपको पता है कि खवातीन ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, और अगर हम मेरी ये राय है, इसके ऊपर मैं चूंकि ज्यादा डिटेल सुन नहीं सकी, लेकिन मेरी सिर्फ ये राय है कि इसी के ऊपर अगर हम विमेन स्पेसिफिक के साथ साथ अगर हम ट्रांसजेंडर को भी अगर हम इंक्लूड करें तो मेरा ख्याल है इसको भी जरा जरूर देखिएगा मैडम समीना, क्योंकि अभी हमने इसी फ्लड के दौरान जब ये सिचुएशन देखी थी तो उसमें हमने बल्कि पीजीएन के साथ मिलके एक जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए काम भी किया कि जहाँ पर खवातीन इफेक्टेड होती हैं वहाँ पर उनको भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उनको जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमने 4:30 पे ये रैप अप हो जाएगा सेशन। जी पुष्पा, आपकी कोई रिकमेंडेशन है? थैंक यू और थैंक यू ऑल ऑफ यू और आप सबको मैं देख रही हूँ और अच्छा लग रहा है कि सब सीरियस हैं, क्योंकि अगस्त में जब ये बारिशें होंगी तो वुमेन स्पेसिफिक मेरी सिर्फ मैं कुछ तो मेरी बहन ने ऐड कर दी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि दो बातें हैं। नंबर एक कि आपके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी इनिशिएट करती है तो वो बड़े पैमाने पे लेती है, तो पीडीएमए और डीडीएमए को हमने अपने साथ लेके चलना होगा, क्योंकि वुमेन जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगी, उनका एक्सेस नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। नंबर दो ये कि एलबीओडी जो हमारा बदीन से लेके जो हमारे बिल्कुल लास्ट के जो आबादगार हैं या जो लास्ट के जो हमारे ठट्टा और बदीन की जमीनें जो हैं वो समंदर ऊपर आ गया है, उनकी एलबीओडी, और उनको वर्ल्ड बैंक ने जब ये बनाया था तो उनको दोबारा से उस डिजाइन को रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एलबीओडी के और आरबीओडी के नुकसान जो है हमारी औरतें वो भुगत रही हैं, क्योंकि वो माहीगीर औरतें हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो है एलबीओडी और आरबीओडी का जो नाला बनाया गया था उसको दोबारा से रीडिजाइन करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जब हमारा जो सिंध है, जैसे अजरा ने बात की कि दादू के शाह तो डूब गए थे, तो हमारा बदीन भी डूबा था, बदीन से आगे मिर्को खास भी डूबा था। तो हमारी जो वहाँ की औरतें हैं जो उनके लिए हमें कोई भी इनिशिएट नहीं लिया था, और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उसमें बीमारियों की वजह से, स्किन की बीमारियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो पीडीएमए और डीडीएमए को हमें खड़काना पड़ेगा और उन तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। जब तक हम बोलेंगे नहीं, मुंह खोलेंगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है, और हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें हम बहसीयत औरत जरूर उसकी मेंबर बने और दूसरी औरतों को भी मेंबर बनवाएं, ताकि जब ये प्लानिंग कर रहे हों डिजास्टर से बचाव की तो उस वक्त हमारी तजवीज़ शामिल हो सके। नबीला, आखिर में अगर आप 1 मिनट अदनान अरशद को कहें, क्योंकि उनका काफी काम है रूरल वुमन के साथ, तो अदनान अगर आप थोड़ी सी कोई क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। जी अदनान, अगर आप इस माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जरा मुख्तसरन क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, हमारे पास 1 मिनट है। अदनान है? शायद नहीं, आउट हो गई है। हाँ चले, अगर नहीं है तो फिर तो कर देते हैं। जी हमारे पास टाइम हो गया है पूरा 4:30। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के सेशन में शमूलियत की और बड़ा सरगर्म किरदार। जी मैडम, ग्रुप फोटो हो गई है? हाँ जी, ग्रुप फोटो सबको कहा था कि अपना कैमरा ऑन कर लें लैपटॉप का, फोन का, तो ताकि एक फोटो हो जाए। उसके अलावा मेरी तरफ से सबका शुक्रिया और खुदा हाफिज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सबका आज के वेबिनार में आने का। खास तौर पे आबिद लाशारी जो कि इस वक्त एयरपोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आबिद का बहुत शुक्रिया। और नाहीद पहली दफा हमारे वेबिनार में आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी मैडम छोटा आबिद भी है मेरे साथ। छोटा आबिद भी है, छोटे आबिद का भी बहुत शुक्रिया। तो
आप सब हम अपने काम से आगाह रखिएगा, और जैसे भी डेवलपमेंट हो, मुझे पता है अभी जो नवाबशाह में ट्रेन का हादसा हुआ उसमें भी आप सबने बढ़ चढ़ के मदद की है, और खास तौर पे हमने देखा कि आबिद और बाकी लोगों ने ब्लड डोनेशन भी की है। तो आप सबके इस बेहतरीन काम के लिए बहुत शुक्रिया, और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले बुध के वेबिनार में। थैंक यू पुष्पा। नवाबशाह वाले ट्रेन इंसिडेंट के लिए भी इनके अल्फाज नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आकर के देख लेता ना, तो मैं कहती हूँ मतलब अभी भी नहीं भूल सकते जो था, जो अभी जो ट्रेन का हादसा हुआ था ना। जी बहुत बड़ी बात है और ये। छोटे आबिद जो इर्तजा का भी शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज मैडम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। खुदा हाफिज।